अब हम बात करते मैंने ऐसे आपके लिए चुना 2013 में, ये ऐसे आया और पूरी दुनिया फेल हो गई। एक बच्चा वो पास हुआ और उसके बहुत अच्छे मार्क्स थे। जब सारे फेल हो रहे हैं और एक ने डिफरेंट लिखा हो या बिल्कुल एग्जामिनर के माइंड के मुताबिक लिखा हो तो वो मार्क्स अच्छे खासे भी ले जाता है। उसके 60 से अबव मार्क्स थे और उसने फिर मैंने जो फेल हुए स्टूडेंट्स उनसे भी पूछा कि आपने कौन सी आउटलाइन लिखी थी, और उन्होंने आउटलाइन लिख के मुझे दिखाई भी। और फिर उसके बाद जो पास हुआ उसने भी आउटलाइन लिख के दिखाई। तो माइंड बन गया कि एग्जामिनर क्या देख रहा है। इसके बाद यही ऐसे दोबारा 2016 में 3 साल के बाद फिर आ गया, और इसका मतलब है 2 दफ़ा आया हुआ है। लेकिन इसमें मौजूद जो आइडियाज़ हैं वो बार बार पूछे जाते हैं, और वो है जेंडर के मतलब। जेंडर के मतलब ऐसे हर साल आ रहा है, आता है, और डिफरेंट उसके पर्सपेक्टिव्स पूछे जाते हैं। उसको देखना है कि आपका ऐसे है कैसा, और फिर उसके ऊपर आपने क्वेश्चंस ऐसे करना है। जैसे अगर आता है जेंडर इक्वालिटी इन पाकिस्तान, या फिर women rights in Pakistan, so you'll have to talk about women rights in perspective of Pakistan, such as you may give reasons. I mean, reasons mean you can say that reasons for the poor conditions of women in Pakistan, usme reasons de sakte hain, and then afterward you would say that future is good, so many good things are going in favor of women, and you could talk about a good future, but there are also challenges भी आप लिख सकते हो। अगर आप बात करनी है इस्लाम की, बिकॉज आई हैव सीन सम ऑफ द स्टूडेंट्स व्हेन दे टॉकिंग अबाउट women rights in relation to Pakistan, they focus mostly on Islam, and most of the pages they cover about Islamic rights given to women that do not suit the purpose. वन थिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा आप जब रिलीजन को लेके आओगे, इन्वॉल्व करेगा, तो आजकल आपके एग्जामिनर को पसंद नहीं है। 1980s में अगर हम होते तो उस वक़्त चूँकि सोसाइटी वाज रेडिकलाइजिंग, एंड दिस वाज स्टेट पॉलिसी टू रेडिकलाइज सोसाइटी फॉर अफ़गान जिहाद, फॉर फॉरेन पॉलिसी, तो फिर तो समझा जा सकता था कि हर चीज़ को इस्लाम के साथ आप कर सकते हो। लेकिन इस वक्त सिचुएशन कुछ डिफरेंट है। जो जेंडर के बारे में हम बात करनी है वो ज़रा थोड़ा सा ज़हन खोल के वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से बात करनी है। तो अक्सर औक़ात हमारे जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं जो फ्यूडल मेंटालिटी रखते हैं, वो समझ नहीं पाते कि जेंडर इक्वालिटी इतनी ज़्यादा क्यों दी जाए, और ये चीज़ें तो ठीक नहीं है। तो वो थोड़ा नैरो अपना माइंड दिखा देते हैं, जिसकी वजह से फेल भी हो जाती हैं। इसलिए जब पाकिस्तान में वुमेन के राइट्स की बात आए तो बहुत सारे इस्लाम नहीं, लेकिन अगर बात आ जाए सोशियो इकोनॉमिक राइट्स ऑफ वुमेन इन इस्लाम, तो फिर भी लिबरल होकर आपने सोचना है, क्योंकि इस्लाम इज़ अ लिबरल रिलीजन। बड़ा आपको जो है बहुत सारे राइट्स वो देता है माइनॉरिटीज़ को और वुमेन को। लिबरलिज्म का ये मतलब नहीं है कि वो कोई आपे से बाहर हो जाने वाली बात या वेस्टर्न सोसाइटी को बनाने की बात करती है। बैलेंस्ड रह के डिग्निटी के साथ वुमेन और माइनॉरिटीज़ को राइट्स देना लिबरलिज्म है। और टॉलरेंस रखना और जस्टिस की प्रोविज़न करना, दिस इज़ लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म को मतलब गलत नहीं लेना। लिबरलिज्म का मतलब है दिमाग को खोल के अपनी सोसाइटी, जो कि हिंदू फ्यूडल सोसाइटी है हमारी, उससे बाहर निकल के हमने सोचना है। ये जो ऐसे है इसको बोलते हैं जेंडर इक्वालिटी इज़ अ मिथ, और इससे पहले आया था इज़ जेंडर इक्वालिटी अ मिथ क्वेश्चन मार्क। क्या जेंडर इक्वालिटी मिथ है? क्या कभी भी जेंडर इक्वल नहीं हो सकते? तो हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स और बड़े ज़बरदस्त स्टूडेंट्स को लिख के आए कि ये मिथ है, जेंडर में इक्वालिटी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो सेक्सुअली डिफरेंट है, बायोलॉजिकली डिफरेंट है, देयर जेनेटिक मेकअप मेड बाय गॉड। तो अल्लाह मियाँ के हम कैसे डिसोबे कर सकते हैं कि उनको एक करार दे दें, उनमें इक्वालिटी हो जाए? फिर अल्लाह मियाँ ने रोल्स और ड्यूटीज़ डिफरेंट दी हुई हैं।
वेमेन को डिफरेंट रोल्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, रिलीजन ने डिफरेंट रोल्स दिए हैं और मेल को डिफरेंट दिए, तो कैसे वो इक्वल हो सकते हैं? तो जब रोल्स डिफरेंट हैं तो हम उनके भी तो हम कह सकते हैं कि ये मिथ है, कभी भी नहीं हो सकती। तो बहुत सारे लोगों ने मिथ के तौर पे लिखा, बहुत सारे लोगों ने लिखा कि मिथ भी है क्योंकि रोल्स डिफरेंट हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट हैं, और बायोलॉजिकल डिफरेंस है, इमोशनल डिफरेंस है। वेमेन इमोशनली ज़रा डिफरेंट होती हैं, वीक होती हैं, तो नहीं हो सकता। हाँ, राइट्स मिल भी सकती हैं, तो दोनों पर्सपेक्टिव्स लिखें। लेकिन एक बात देखने की है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो जाती है। ही इज़न्ट टॉकिंग अबाउट सेक्स व्हेन यू नीड टू मेक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, सेक्स एंड जेंडर। और CSS में, ना सिर्फ CSS में बल्कि बाकी सारे डिसिप्लिन्स में भी, चूँकि बार बार वो वुमेन राइट्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो जेंडर और सेक्स में डिफरेंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। सेक्स का मतलब है जेनेटिक मेकअप, बायोलॉजिकल डिफरेंस। women, they have the role of productivity. I mean, this is natural role. Male cannot fulfill that role. That is difference. This is sex. So feminism is different, feminism is different. Womanhood, that is related to sex. But gender, what is gender? Gender is a very complex kind of a concept. Simply मैं समझा दूं, social roles given to women by society, यानी this is socially construct phenomenon. मैं आपको इसको थोड़ा और आसानी से समझाता हूँ। जब हम बात करते हैं, हम दूसरी जमात में पढ़ते होते थे कि बानो और अमजद खेल के स्कूल से जब वापस आए तो अमजद ने बस्ता रखा और बाहर भाग गया खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ, और बानो किचन में चली गई अम्मी का हाथ बटाने के लिए, और उन्होंने फिर खाना तैयार किया। खाना जब लंच तैयार हो गया तो अब्बू भी आ गए और अमजद भी खेल से वापस आ गया और दोनों ने खाना खाना शुरू कर दिया। यहाँ पे जो फेमिनिस्ट्स हैं, दे विल क्वेश्चन कि वाई अमजद गोes आउट टू प्ले, वाई नॉट बानो टू। बानो को भी ये रोल देना चाहिए कि वो भी उतना ही पढ़ के आई है जितना अमजद पढ़ के आया है, तो बानो भी जाके खेले। लेकिन सोसाइटी ने उसको रोल दिया है कि वो बाहर नहीं जा सकती। सोसाइटी ने उसको रोल दिया है कि उसने किचन में ही रहना है। सोसाइटी ने उसको रोल दिया है कि उसने सारे घर की खदमत करनी है। सोसाइटी के ये जो रोल्स हैं कि उसने बैंगल्स डालनी है, मेल बैंगल नहीं डाल सकता क्योंकि ये स्लेवरी की निशानी समझते हैं फेमिनिस्ट्स, या वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ये है कि दिस इज़ दी सिंबल ऑफ स्लेवरी, जेवर का पहनना स्लेवरी, के मर्द की स्लेवरी में औरत आ गई। इवन के वेस्टर्न थॉट तो ये भी है कि सर को ढांपना ये भी एक तरह से मेल की स्लेवरी है। तो ये वेस्टर्न थॉट इस चीज़ को नहीं मानती। तो सोशल जो रोल्स दिए गए हैं, औरत ने रोना है मैयत के ऊपर, मर्द नहीं रो सकता, मर्द है भाई। दिस इज सोशल रोल गिवन टू बोथ ऑफ देम। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि औरत ने डरना है मुख्तलिफ सूरत हालों में, उसने बाहर निकल के काम नहीं करना, काम करेगी ये काम मर्द का है, सोशल रोल दिया। अब मर्द जब कमा के लेके आता है तो उसकी डोमिनेंस हो जाती है। यहाँ पर जो मार्क्सिस्ट्स हैं, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट्स, वो कहते हैं कि दिस इज एक्चुअली द मेजर रीजन फॉर मेल्स डोमिनेंस बिकॉज ऑल द फाइनेंसेस आर इन हिज हैंड एंड इट क्रिएट्स हैव एंड हैव नॉट डिफरेंस, वेल्थ इनइक्वालिटी। शी इज़ डिपेंडेंट एट होम, हालांकि वो घर के जितने भी काम कर रही है वो उससे ज़्यादा थका देने वाली हैं जो बाहर करके मर्द आया, मगर इसके बावजूद शी इज़ financially dependent. That is why this role has been assigned by society in order to
मेक दिस डोमिनेंस इंश्योर्ड। तो वो इन चीज़ों को नहीं मानते। तो जेंडर और सेक्स में फ़र्क है। वो यहाँ पे पूछ रहा है कि जेंडर इक्वलिटी इज़ अ मिथ, क्वेश्चन मार्क के साथ। तो इट इज़, अगर आपने लिख दिया कि इट इज़ अ मिथ तो आप गए। आपने कहना है कि सेक्स में डिफरेंस है, वो तो हम डिफरेंस को ख़त्म नहीं कर सकते, वो तो नेचर की तरफ से है। लेकिन जेंडर का डिफरेंस खत्म हो सकता है, राइट्स एंड रोल्स एक जैसे हो सकते हैं, राइट्स एंड रोल्स एक जैसे अब हो सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए ये सारी आउटलाइन यहाँ पे लिख दी है, लेकिन बोर्ड छोटा होने की वजह से आउटलाइन को मैं आगे एक्सपेंड नहीं कर पाया, वो आप कर सकते हो। मगर आप लोगों को इस आउटलाइन से पता चलेगा कि आउटलाइन बनानी कैसी है, नंबर 1। नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। स्ट्रक्चर इज ओनली एन लॉजिकल ऑर्डर ऑफ एन ऐसे, पैराग्राफ वाइज या आउटलाइन, वन पैराग्राफ के ऊपर अगर आप बिलीफ रखते हैं तो फिर आपने किस तरीके से उसका लॉजिकल ऑर्डर बनाना है। अब लॉजिकल ऑर्डर डिफरेंट लोगों का डिफरेंट हो सकता है, इसमें कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि स्ट्रक्चर क्या है भाई। स्ट्रक्चर इज़ जस्ट अ लॉजिकल ऑर्डर। आपने लॉजिकली उसको अरेंज करना है, आइडियाज़ को ऐसे की इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर किस तरीके से फैक्ट्स को आपने फिट इन करना है, एनालिसिस कैसे, और जब एनालिसिस कर रहे हैं तो आर्गुमेंट्स कैसे आएंगे। मेरा डिफरेंट होगा, आपका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो मैंने लिखा है मैं आपको बता सकता हूँ। दिस इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड बट दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर यू टू enlighten your mind how to make logical order of the outline। जैसे सबसे पहले थीसिस स्टेटमेंट, ये जो चीज़ है जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, इसकी स्टेटमेंट ही आपने बनानी है। 2 से 3 सेंटेंसेस की इसकी थीम आपने यहां पे लिख देना है। दिस इज कॉल्ड थीसिस। थीसिस स्टेटमेंट का सिंपल मतलब है थीम ऑफ एन एसे। अगर कुछ भी ज़हन में ना आ रहा हो, आप सिंपल लिख सकते हो कि जेंडर इज डिफरेंट फ्रॉम सेक्स एंड जेंडर इक्वालिटी is not a myth because there have been created many stereotypes or many myths about women to degrade her role in the society by male dominating society are being broken down। that is why this is not a myth। यानी इस तरीके से करके सिंपली आप कह सकते हो कि नहीं जी, जेंडर इक्वालिटी इज नॉट अ मिथ। एक सेंटेंस बनाओ, उसको पता चल गया कि दिस इज व्हाट ही इज गोइंग टू प्रूव। अब हम आगे आते हैं सेक्स एंड जेंडर, इसमें फर्क बता दें। सेक्स क्या है, बायोलॉजिकल डिफरेंस। जेंडर क्या है, सोशल डिफरेंस, सोशल रोल्स, डिफरेंट सोशल रोल्स असाइंड टू women and men, and that is also called socially construct टर्म। नेक्स्ट आप वो स्टीरियोटाइप्स या वो मिथ्स बताएंगे जिसकी वजह से जेंडर इनइक्वालिटी को इंश्योर किया गया सोसाइटी में। कहा जाता है कि ओनली मेल आ ब्रेड विनर, ओनली मेल आ ब्रेड विनर। किसने बताया, सोसाइटी ने बताया कि सिर्फ मेल ही घर को पाल सकता है, ये सोसाइटी ने रोल दिया। सोसाइटी ने ये बताया वुमन को कि वो इकोनॉमिक या फाइनेंशियल लायबिलिटी है, उसकी लायबिलिटी है, वो फाइनेंशियली हम पे डिपेंडेंट है, ये बताया जाता है उसको। तो ये रोल उसको दिया गया, और इसी रोल को लेकर हिंदुस्तान में लाखों बच्चियां पैदा होने से पहले मार दी जाती हैं, जिसको फीमेल इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। हिंदुस्तान इज one country where millions of girls are killed before their birth, or this is not considered in many areas of Hindustan as taboo। वहाँ पे रिलीजियस सेरेमनी होती है और उसमें बच्चियों को दूध के
बाल्टी में डबो के तो मार दिया जाता है, जबकि एक जो उनका ब्राह्मण होता है वो श्लोक पढ़ रहा होता है। जब ये एनजीओस ने रिसर्च की और इसको फिर पब्लिश भी किया कि व्हाट इज़ द मेजर रीज़न दैट इन हिंदुइज्म हैविंग अ डॉटर इज सच अ स्टिग्मा, तो पता चला द मेजर रीज़न इज़ फाइनेंशियल लायबिलिटी। समझा ये जाता है कि लड़की को बड़ा करना, उस पर पैसे लगाना, उसको एजुकेट करना और फिर उसको किसी और ख़ानदान के हवाले कर देना जो उसकी सारी एजुकेशन का फ़ायदा उठाएगा, जो हमने खिलाया पिलाया पैसा खर्च किया दूसरों के ऊपर वो जाके उसको फ़ायदा पहुंचाएगी। फिर उसके बाद ये समझा जाता है कि उसको डाउरी अच्छी खासी जहेज़ दिया जाएगा तो ही उसको कोई कबूल करेगा। और ना सिर्फ ये कि हिंदू मुआशरे में ये भी है कि शादी के बाद भी ससुराल की तरफ से बहुत सारा पैसा जाता रहता है। कोई उनकी होली है, कोई उनका त्यौहार है, बच्चे की पैदाइश है, इवन के सास ससुर का मर जाना, इधर से पैसे जाते हैं और दिखाया जाता है कि ससुराल जो मेके वाले हैं वो पैसे लेके आए हैं या फिर बच्ची का पीछे से ख्याल रखते हैं। इवन के लड़कों के बाकायदा मंथलियाँ लगी हुई हैं वहाँ पर, हर मंथ पैसे देते हैं उनको और डिमांड से ख़त्म नहीं होती है जब तक वो लड़की मर नहीं जाती है। इसको कहती हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी। और मेरा ख्याल है ये काफ़ी हद तक हमारी सोसाइटी में मौजूद है। हमारी भी हिंदू फ्यूडल अच्छी खासी एक छाप है। हमारे भी यहाँ पे शब बारात, ईदें सारी की सारी पीछे मेके वाले पूरे कर रहे होते हैं बच्ची का। इवन के एक मैंने बहुत बुरा कस्टम देखा है जो बताता है कि अभी तक हम हिंदू इन्फ्लुएंस से नहीं निकले हैं, कि जो लड़की के ससुराल में ससुर या सास फौत हो जाए तो उसके वालिदैन बाकायदा ज्वेलरी, जेवर और कपड़े लेके आते हैं जो कि वहाँ पे मरग घाट के ऊपर दिखाए जाते हैं सबको और लड़की को दिए जाते हैं कि ये आपके ससुर और सास फौत हुए हैं तो उसकी वजह से हम आपको लेके आए। ये हमारे यहाँ मौजूद है, ये इस्लाम में नहीं है। Islam is such a liberal religion in terms of giving rights to women। तो बहरहाल ये ऐसा होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो और ये सोसाइटी ने बताया है एक औरत को कि भाई तुम इकोनॉमिक लायबल हो, लायबिलिटी हो बहुत बड़ी, तुम फाइनेंशियल लायबिलिटी। फिर सोशल स्टिग्मा अबाउट डॉटर्स के बारे में सोशल स्टिग्मा है अच्छा खासा। बेइज्जती महसूस करती हैं, दूसरी तीसरी बेटी भी हो जाए। हाँ, बेटे ज़्यादा हों तो फ़ख्र महसूस किया जाता है, ऐसे सीना चौड़ा करके वालिद जाता है। ये सोसाइटी ने बताया तुम्हारे बेटे हैं तुम सीना चौड़ा करो, और ये सोसाइटी ने बताया तुम्हारी बेटियां तुम झुक जाओ। इस्लाम ने बताया है कि हर सूरत में तुम झुक जाओ, तुम हम्बल रहो जब अल्लाह की ज़मीन के ऊपर फिरते हो। जितनी नेमतें अल्लाह ताला तुम्हें देता है, जितनी ज़्यादा नवाज़ें करते हैं, उतने ज़्यादा हम्बल और झुक जाओ। लेकिन हमारी सोसाइटी ने, हिंदू फ्यूडल सोसाइटी ने सिखाया नहीं, बेटे होंगे तो सीना चौड़ा करके, बेटियां होंगी तो झुक जाओगे, बेटी वाले झुके रहते हैं। तो ये किसने रोल दिया? ये सोसाइटी ने रोल दिया। दिस इज कॉल्ड जेंडर। और फिर देखें, ऑनर और डिसऑनर इज ऑलवेज लिंक्ड विद द एक्टिविटीज ऑफ डॉटर्स। अगर लड़की घर से भाग जाती है तो वो होती है बड़ी शर्मिंदगी की बात। लेकिन हमारे मुआशरे में कई जगहों पे मैंने ये भी देखा है कि लड़का अगर कोई हैंकी फैंकी करे तो हमारे फ्यूडल सोसाइटी में समझा जाता है कोई नहीं यार, मुंडा है कोई नहीं, उसको शर्म महसूस नहीं करती। ऑनर किलिंग सिर्फ लड़कियों की होती है, लड़कों की नहीं होती है। यानी लड़के के घर वाले, लड़के के भाई बाप कभी सुना है कि वो लड़के को मार देते हों इस वजह से कि वो किसी की बेटी को भगा के लेके गया? नहीं, ऐसा नहीं होता। लड़की के घर वाले अपने सगे बाप भाई वो लड़की को मार सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑनर किलिंग। एसिड थ्रोइंग के ज़्यादातर वाक़यात लड़कियों के ऊपर स्टिग्मा समझा जाता है। ये तो मेरी मांग थी, ये किसी के साथ किस तरीके से दूसरी दफ़ा मंगी गई है, ये तो मेरी गर्लफ्रेंड थी, किसी के साथ क्यों इसने हंस के बात कर ली। एसिड थ्रोइंग इंसिडेंट्स यानी आपकी मलकियत समझी जाती है, उनको प्रॉपर्टी समझा जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं
कुरान के साथ मैरिज का कभी भी लड़के के साथ नहीं सुना होगा कि लड़के की कुरान के साथ मैरिज हुई। लड़की का सुनते हैं कि कुरान के साथ मैरिज हुई, इसलिए कि वो सोशल स्टिग्मा समझी जाती है। ये एक्चुअली उसकी इज़्ज़त बढ़ाना नहीं, उसके वक़ार को गिराना है और इस्लाम को भी बदनाम करने वाली बात है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो बहुत सारी, जैसे वनी करना, वनी में लड़की ही प्रॉपर्टी के तौर पर या फिर वेल्थ के तौर पर इस्तेमाल होती है। प्रॉपर्टी जैसे कि आप किसी को एक्सचेंज कर देते हो, तुम्हारा कत्ल हो गया तो मैं दैयत में ये इतने लाख रुपया तुम्हें देता हूँ। अब क्या होता है, तुम्हारा कत्ल हो गया तो मैं दैयत में अपनी बेटी को उठा के तुम्हें दे देता हूँ, तुम उससे शादी कर लो। इसका मतलब है कभी ये किसी ने कहा कि तुम्हारा कत्ल हो गया मैं तुम्हारे बेटे को दे देता हूँ तुम अपनी बेटी के साथ शादी कर लो, ऐसा नहीं। सिर्फ लड़की को समझा जाता है कि वो प्रॉपर्टी है। ये किसने बताया? ये सोसाइटी ने बताया। ये मिथ, स्टीरियोटाइप किसने क्रिएट की? ये सोसाइटी ने क्रिएट की। आगे समझा जाता है इन्फीरियर हैं मर्दों से। क्यों इन्फीरियर हैं? क्योंकि फिजिकली वीक हैं। और ये एक फिजिकली वीक होना, एक फाइनेंशियल डिपेंडेंस, ये सबसे बड़ा रौला है, सबसे बड़ी एक रीज़न है जिसकी वजह से मेल डोमिनेट करती हैं। हालांकि इस्लाम ने क्या कहा? इस्लाम ने कहा कि जो वीक को रिस्पेक्ट देता है और जो वीक को जस्टिस देता है, और वीक मुआशरे में दो होती हैं, वेमेन और माइनॉरिटीज़, वो सोसाइटी बेहतरीन सोसाइटी है। उसको हम बहादुर समझते हैं उस मर्द को इस्लाम में जो वीक के ऊपर नहीं हाथ उठाता बल्कि उसको जस्टिस प्रोवाइड करता है। इमोशनली वीक होती है, जल्दी रो पड़ती है। किसने बताया? सोसाइटी ने बताया। इमोशनली वीक होती है, बच्चों के लिए या अपने वालिद या भाई के लिए कुछ भी कर जाती है, वो उनके लिए उनके ऊपर बहुत सारा इमोशनल डिपेंडेंट होती है। नीचे आ जाएं, मेल्स नॉट फीमेल्स कैरियर्स ऑफ ब्लड लाइन। सिर्फ मर्द ही आगे खून चला सकते हैं, रिश्ते चला सकते हैं। वो जिनके बेटे नहीं होते वो बेनिशान हो जाते हैं, बेनामो निशान हो जाते हैं, उनका निशान कोई नहीं रहता, क्योंकि मेल्स आगे जो है ब्लड को लेके चलते हैं, ब्लड लाइन को लेके चलते हैं। इस्लाम ने इसको भी गलत साबित। मैं इस्लाम की इसलिए बात कर रहा हूँ, हालांकि यहाँ पर जो है वो इस्लाम की बात नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको साथ साथ में बताता चाहूँ कि इस्लाम लिबरल रिलीजन है। डिग्निटी के साथ वो एक बैलेंस के साथ राइट्स देता है। इस्लाम अगर इसको करता अप्रूव तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो काफिर कहते थे कि मोहम्मद बेनामो निशान हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये सच साबित हो जाता। ऐसा नहीं है, मोहम्मद बेनामो निशान नहीं है। बेनामो निशान वो हो गए जिनके बेटे ही बेटे थे। मोहम्मद की बेटियां ही बेटियां थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उनकी बेटियों के साथ अल्लाह ने उनका निशान रखा, और अल्लाह उनका निशान हमेशा रखेंगे और हमेशा से था। तो यहाँ पे तो मिथ टूट गई। ये तो मिथ हमारी सोसाइटी ने पैदा की ना, कि निशान सिर्फ और सिर्फ मेल्स के साथ, और ज़माने जहालत की निशानी थी। मैं इसलिए अच्छा ये हो गया, आपने पहले स्टीरियोटाइप्स बता दिए कि ये स्टीरियोटाइप्स हैं भाई, ये सोसाइटी ने क्रिएट किए जेंडर इनइक्वालिटी को पक्का करने के लिए। ये स्टीरियोटाइप्स आपने जब ये इसके ऊपर 2-3 पैराग्राफ्स लिख लिए या एक ही पैराग्राफ में सारा बता दिया, उसके बाद फिर आप आएंगे कि क्या रीजंस हैं कि ये मिथ क्रिएट की गई, क्या रीजंस हैं कि ये मिथ क्रिएट। मैंने इसको लिख लिया। अब इसके नीचे आप छोटे पॉइंट्स भी दे सकते हैं, नहीं लिख सका मैं, आप ये कह सकते हो रीजंस में फ्यूडल हिंदू मेंटालिटी या फ्यूडल हिंदू सोसाइटी है हमारी। अब फ्यूडल हिंदू सोसाइटी में एक तो आता है नैरो माइंडेडनेस, जैसे कि हिंदू छाप है, हमारा सेलेक्टिव इस्लाम है, हम असली मुसलमान नहीं हैं, हम नस्ली मुसलमान हैं। तो हमने सेलेक्टिव इस्लाम पकड़ा हुआ है। हमने कुछ चीज़ें इस्लाम की ले ली हैं जो सूट करती हैं मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी को या पेट्रियार्की को, और बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी जो राइट देता है इस्लाम वेमेन को। औरतों को तलाक के बाद घरों से बाहर ना निकालो, ये मैंने डॉन में पढ़ा था, अपने घरों से। अब
ये भी कहा जाता है कि घर उसको दे दो ताकि उसको शेल्टर मिले अगर वो। अच्छा, फिर औरतों को प्रॉपर्टी में हिस्सा दें। हमारी फ्यूडल सोसाइटी है सरगोदा की, कितने लोग देते हैं उनको बख्शवा के। ख़वातीन जो है, लड़कियों की शादी होती है, समझा जाता है कि दिस इज़ सोशल टैबू इफ़ दे डू नॉट राइट ऑन द पेपर्स टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी टू देयर ब्रदर्स बिफोर डिपार्चर। जाने से पहले वो पेपर को साइन करके जाती हैं, प्रॉपर्टी में नाम लिखवा दी, नाम लिखवा के फिर जाती हैं। क्या इस्लाम ने कहा? नहीं कहा ना। तो इसका मतलब है सेलेक्टिव इस्लाम है हमारा। तो रीजंस में सेलेक्टिव इस्लाम, क्योंकि हिंदू फ्यूडल सोसाइटी है। रीजंस में हम लिखेंगे फ्यूडल मेंटेलिटी के। फ्यूडल मेंटेलिटी कहती है मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, कि मैं मास्टर और वो मेरी स्लेव। इसको फ्यूडल मेंटेलिटी कहते हैं। मेल डोमिनेशन, लैंडेड जेंट्री भी हमारी जो लैंड को बचाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हक मार देते हैं। कुरान के साथ मैरिज क्या है? लैंड को बचाने के लिए, अपनी जागीर को बचाने के लिए। वनी क्या है? प्रॉपर्टी हम उसको समझते हैं, इस तरीके से लैंड को समझते। इसी तरीके से आप और दूसरी तीसरी चीज़ें लें तो लैंड के लिए हम बहुत सारे, अब उस क्यों नहीं हिस्सा देते प्रॉपर्टी में? क्योंकि लैंड बच जाए, उसकी डिवीजन ना हो जाए। चाहे मेल जो भाई हैं वो लड़ के मर जाएं सारी ज़िंदगी और लैंड वैसी ज़ाया हो जाए, वकीलों को खिला पिला दें अदालतों के चक्करों में, लेकिन देनी नहीं है, बेटी का हिस्सा नहीं देना। तो ये चीज़ें अब आगे हमने देखना है। हाँ, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट वन, जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। मिथ क्रिएट की गई है ताकि उनको इनइक्वालिटी रखा जाए। अब आपने बताना है कि जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, सॉरी इज जेंडर इक्वालिटी इज नॉट अ मिथ, सॉरी ये यहां पे बता दिया। क्यों जेंडर इक्वालिटी इज नॉट अ मिथ? क्योंकि विमेन ब्रेकिंग द मिथ अटैच टू देम। विमेन आज की जो औरतें हैं वो इनको तोड़ रही हैं। चौथा मैंने लिखा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, एक एक के ऊपर एक एक छोटा छोटा पैराग्राफ भी दे सकती हैं और सबके ऊपर एक भी पैराग्राफ दे सकती हैं तीसरे नंबर पर। यानी एक आइडिया एक पैराग्राफ पे आपने रहना है। बाकी जितने भी स्ट्रक्चर की चीज़ें पैराग्राफ की, चाहे भूल जाए उसको, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस देना और फलाना, ये सारी न्यूसेंस है। स्टीरियोटाइप्स और मिथ्स जो हैं, इसके ऊपर या एक पैराग्राफ दे दो लंबा, और या फिर इसके ऊपर डिफरेंट पैराग्राफ्स दें। आगे देखते हैं जी, वुमेन ब्रेकिंग द मिथ अटैच टू देम। अब चूंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसमें हमने बताना है कि जेंडर इक्वालिटी इज नॉट अ मिथ, तो इस पे हर एक के ऊपर आपने एक एक पैराग्राफ देना है। मसलन कैसे मिथ तोड़ रही हैं, इनको ले लें। क्या मेल ब्रेड विनर है? औरतें जॉब्स कर रही हैं और बेहतरीन जॉब्स कर रही हैं। औरतें इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आर्मी में हैं, एयरफोर्स में हैं, और वो सारी जॉब्स कर रही हैं जो मेल कर सकती हैं। और उसके साथ साथ ये जो फाइनेंशियल डिपेंडेंस है वो तोड़ रही हैं वेमेन, इसलिए वो इस मिथ को तोड़कर वो बराबर आ रही हैं। तो ये राइट हमारी गवर्नमेंट में दिया है, जबकि कोटा उनके लिए जॉब के अंदर कोटा मौजूद है, तो वो राइट उनको मिला है। वो हर इवन सिविल सर्वेंट्स बन रही हैं, तो वो भी ब्रेड विनर्स हो सकती हैं। वुमेन एज इकोनॉमिक लायबिलिटी, फाइनेंशियल डिपेंडेंस को वो तोड़ रही हैं, फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट हो रही हैं। तो इसको, इस मिथ को तो कम से कम वो तोड़ रही हैं। फिर क्या सोशल स्टिग्मास अबाउट डॉटर्स ऑनर किलिंग वगैरह, तो डॉटर्स बहुत आगे आ रही हैं, बल्कि अपने ख़ानदान के लिए ऑनर्स लेके आ रही हैं। जैसे मलाला है, अरफा करीम है, जैसे शर्मीन उबैद चुनाए हैं, बहुत सारी स्पोर्ट्स वेमेन हैं, कितनी ऑनर अपनी फैमिली के लिए लेके आ रही हैं। इसका मतलब है कि हमारी सोसाइटी भी ट्रांसफॉर्म हो रही है। वो समझती हैं कि हम और लड़कियां भी हमारे लिए ऑनर लेके आ सकती हैं। तो इस तरीके से, और कौन सी देखें, शोइंग फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पोर्ट्स वेमेन। हाँ, फिजिकल स्ट्रेंथ समझ जाता है कि फिजिकली वीक होती है। क्या फिजिकली वीक है? स्पोर्ट्स वेमेन उतना ही खेलती हैं, उतना ही स्टैमिना शो करती हैं। अगर फिजिकल स्ट्रेंथ को स्टैमिना समझ लिया जाए तो उतना ही शो करती हैं जितना मेल्स। एक माँ का आप स्टैमिना में मुकाबला नहीं कर सकते हो। एक माँ का सारी रात बच्चे के लिए जाग जाएगी, बाप नहीं जागेगा अगर वो बीमार होगा। स्टैमिना किसका ज़्यादा हुआ? माँ का। कहा जाता है कि इमोशनली वीक होती है, ये जो उसकी इमोशनल वीकनेस है उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।
शादी से पहले पतंगे से भी डरती हैं, शादी के बाद सांप भी मार जाती हैं बच्चे के लिए। तो ये जो इमोशनल वीकनेस है, इमोशनल जो अटैचमेंट है बच्चे के लिए, अपने बाप के लिए, अपने भाई के लिए, अपने खावंद के लिए, ये उनको दलेर बना देती है, उनके स्टेमिना और फिज़िकल जो स्ट्रेंथ है बढ़ जाती है उसको। तो हम कह सकते हैं कि उसका मुकाबला शायद नहीं किया जा सकता उनके फिज़िकल स्टेमिना में। फिर वो डबल ड्यूटीज़ देती हैं, अगर वो जॉब्स भी कर रही हैं, बाहर भी कर रही हैं, घर में भी कर रही हैं, तो डबल ड्यूटीज़ दे रही हैं। मेल ऐसा नहीं करता, मेल बाहर की जॉब करता है, हमारे यहाँ पे माशरे में घर आके तो वो पड़ा रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि दे आर ब्रेकिंग दिस मिथ्स। आगे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कोटा है जॉब्स में मिला है और अच्छा कोटा दिया है। इसका मतलब ये है कि वेमेन आगे आएँ और जो नेशन बिल्डिंग है उसमें शेयर करें अपनी। पार्लियामेंटेरियंस हैं, लीडर्स बन रही हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में लीडर्स आई हैं। मोहतरमा फातिमा जिन्ना, उन्होंने इलेक्शंस भी लड़े अयूब खान के ख़िलाफ़, और उससे पहले अपने भाई की मदद भी की पाकिस्तान की मूवमेंट के दौरान भी, बाद में भी। तो उसके बाद अभी रिसेंटली फहमीदा मिर्ज़ा हैं और बहुत सारी लीडर्स हैं जो लीड कर रही हैं। आगे देखें जी, कंपीटिंग मैन इन इंटेलिजेंस, समझा जाता है कि वो लेसर इंटेलिजेंस की हैं, इंटेलिजेंस कम है उनमें, है कोई नहीं है। तो ये भी मिथ तोड़ रही हैं। आप मिसालें दे सकती हैं कि वो पोजीशन होल्डर्स हैं। हमारे पास सीएसएस की बहुत सारी बच्चियां हैं जिनकी जो ऊपर वाली पोजीशंस में होती हैं, साइंटिस्ट्स बन रही हैं, स्कॉलर्स बन रही हैं। आप कुछ मिसालें दे सकते हैं, जैसे अरफा करीम, शर्मीन उबैद शनाए एंड मलाला, मैंने मिसालें दी हैं। तो आप इन मिसालों को दे सकते हैं 2 3 4, अब सारी तो बहुत सारे माशाल्लाह, लेकिन इसको 2 3 4 आप मिसालें दे सकते हैं। तो फिर उसके बाद चैलेंजिंग पेट्रियार्की विद फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म। अभी देखें फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म चल रही है, जो आपने सुना होगा कि मेरी बॉडीली फ्रीडम, उसके अलावा कुछ आउटरेजियस किस्म के या बड़े बोल्ड किस्म के स्लोगन्स भी हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए से तो वो एक तरह से पेट्रियार्की को अटैक कर रही हैं। तो हम ये भी लिख सकते हो, ज़ाहिर है इसके ऊपर बहुत सारे लोग मेरे से वो नहीं होंगे, लेकिन आपने मार्क्स लेने हैं। तो आप लिख सकते हो कि ये फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म जो इस वक्त चल रही है, जिसमें सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रही हैं ख़वातीन, जैसे आपने देखा ये वेमेन मार्च को, तो वेमेन मार्च एक्चुअली इज़ द पार्ट ऑफ फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म, जिसमें मेजर डिमांड क्या है कि औरतों की जो फेमिनिस्ट राइट्स हैं उनको प्रमोट करना थ्रू सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसके अलावा सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स को प्रमोट करना। आगे देखते हैं जी, फ्यूचर ऑफ वेमेन इन पाकिस्तान। अब देखें इनमें साथ साथ में आपने फ्यूचर ऑफ वेमेन इन पाकिस्तान भी करना है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान का हम जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ पे दुनिया का जिक्र करने के साथ साथ ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर रिलेट करना है आपने चीज़ों को, जो पहले हमने बताया वेमेन ब्रेकिंग द मिथ अटैच्ड टू देम, पाकिस्तानी सोसाइटी के हवाले से ज़्यादा जिक्र करना है, बिकॉज यू आर लिविंग इन पाकिस्तान, यू टॉकिंग अबाउट दिस ऐसे इन परस्पेक्टिव पाकिस्तान। हाँ, वर्ल्ड के मुताबिक भी आप कर सकते हो। नीचे आप फ्यूचर ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान लिख सकते हो। फ्यूचर ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उनकी जो अपलिफ्ट इस वक्त हो रही है, सोशल अपलिफ्ट इस वक्त हो रही है, उससे फ्यूचर अच्छा दिख रहा है हमें। जैसे मीडिया में उनकी प्रोजेक्शन हो रही है, मीडिया पावरफुल हो गया और औरतें उसकी वजह से आगे आ रही हैं। उनके ऊपर जो डोमेस्टिक जो वायलेंस वगैरह है वो कम हो रहे हैं। फिर आगे लिख सकते हो बहुत सारे बिल्स पास हुए हैं, विमेन बिल्स जो हैं जो पास हुए हैं वो भी एक अच्छी प्रोडिक्शन है, फ्यूचर है अच्छा। तो विमेन बिल्स ये आप लिख सकते हो कि विमेन बिल्स पास हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एंड अगेंस्ट द सबजुगेशन ऑफ देयर राइट्स, वो भी एक अच्छी नवीद देते हैं फ्यूचर की। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी हो रही है, फिर आप कंक्लूड कर सकते हैं इसको। ये आपको एक मैंने लिख के दिखाया है कि किस तरीके से आप आउटलाइन इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो, इसमें और बहुत सारी चीज़ें भी इंक्लूड कर सकते हो। मेरे पास जगह नहीं थी, लेकिन इतनी भी लिख सकते हो और इतनी के बाद आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो। मगर दिस इज़ द ट्रैक विच आई हैव गिवन टू यू। थैंक यू वेरी मच।